हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अहेड विद साइंस। आज हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में एक बार ये समझ चुके हैं कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। वो डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल हम स्टडी करने वाले हैं उसे हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। एज यू कैन सी द डायग्राम हियर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक नेटवर्क सिस्टम होता है। नेटवर्क सिस्टम एक तरीके का नेटवर्क बनाता है सेल के अंदर में। तो सेल के अंदर में वो नेटवर्क कैसे बनाता है? नेटवर्क बनाने के लिए उसे तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है ट्यूब्स, जैसे ये देख रहे हो आप, ये है ट्यूब्स। उसके अलावा उसमें चाहिए होते हैं वेसिकल्स, कुछ वेसिकल्स होते हैं और कुछ शीट्स होती हैं, जैसे ये देख रहे हो, ये सारे शीट्स। तो ट्यूब्स, वेसिकल्स और शीट्स को मिलाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। अगर सेल के बारे में हमने स्टडी करा था तो सेल में हमने क्या देखा था कि ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से बना हुआ है। तो आप समझ ही सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक नेटवर्क सिस्टम की तरह जो होता है वो पाया जाता है। और ये क्या होते हैं? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। कोई भी ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ये जो भी तुम्हारे वेसिकल्स हैं या फिर शीट है या फिर इसमें ट्यूब्स हैं, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? उसके सरफेस में कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं और उन पार्टिकल्स को राइबोसोम्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हो शीट है, ये वाला जो पोर्शन है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स आप देख रहे हो ना, जो ग्रीन रंग में पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम्स। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में। ऑलराइट, तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पोर्शन जिसमें कि उसके सरफेस पर पार्टिकल्स हैं जो कहते हैं राइबोसोम्स। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब एक बार प्रोटीन बन गया तो वो प्रोटीन जो होता है वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल में, जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं सेल में, वहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है क्योंकि सेल के अंदर ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ जहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही उस रीजन में प्रोटीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब दूसरे टाइप का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? स्मूथ। एक था रफ क्योंकि उसके सरफेस में पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और एक है स्मूथ जिसके सरफेस में कोई पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, उसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। अब जैसे ये ट्यूब्स आप देख रहे हो, ट्यूब्स या ट्यूब्यूल्स आप देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, ये ट्यूब जो है इसमें कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच नहीं है, तो इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फैट्स और लिपिड्स के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? फैट्स एंड लिपिड्स। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि फैट्स एंड लिपिड्स, फैट्स एंड लिपिड्स के मैन्युफैक्चर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो ये जो लिपिड्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड्स बने हैं और राइबोसोम से जो प्रोटीन बने हुए हैं, ये दोनों मिलकर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। तो इसके फंक्शंस के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इसलिए कह रहे हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे बनता है प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है लिपिड्स। प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं वो मिलकर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए इनका पहला फंक्शन जो होता है उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन बनाने का, जो मेम्ब्रेन जो बनती है, सेल मेम्ब्रेन जो बनती है वो प्रोटीन और लिपिड्स के हेल्प से बनती है।
दूसरा इसका फंक्शन जो दिया हुआ है एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। अब ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं ये सिर्फ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में ही हेल्प नहीं करते, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं ये एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं। और ये जो एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से एंजाइम्स और हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, पर एंजाइम्स एंड हार्मोन्स भी हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। और ये प्रोटीन्स और लिपिड्स समटाइम्स दे फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। उसके बाद हमने एक चीज़ स्टडी करी थी कि नेटवर्क सिस्टम की तरह एक्ट करता है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिफरेंट सेल्स में हो सकता है, डिफरेंट अपीयरेंस होता हो, उसका कुछ दिखने का दिखता डिफरेंट हो, पर ओवरऑल वो ऐसे ही दिखाई देता है। पर अगर वो थोड़ा डिफरेंटली दिखाई देता है वो हो सकता है, लेकिन वो नेटवर्क सिस्टम ज़रूर बनाता है। जैसे हमने पढ़ा कि नेटवर्क सिस्टम जो होता है वो ट्यूब्स का, शीट का और वेसिकल्स का मिलकर एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट। हमने ये स्टडी करा है अभी अभी कि प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन को जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो कैसे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है। तो इसीलिए इसे चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंट मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म के डिफरेंट रीजन्स में ट्रांसफ़र करने के साथ ही साथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में अगर कोई मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें भी हेल्प करता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद ये फंक्शन करता है एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में इस तरीके से बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एक तरीके से इस पूरे सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और इसके जो सरफेस में बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क सरफेस पर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ का सिंपल मतलब ये, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बायोकेमिकल। तो होता क्या है, हमारे बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी में, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में उसके बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शन में हेल्प करती हैं, इसीलिए इसको बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है और उसके सर्फेस पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, इनको कहते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिक, तो यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हटाना। तो जैसे वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स अभी क्लासिफिकेशन जब हम आगे पढ़ेंगे तो वर्टिब्रेट्स कौन सी कैटेगरी या फिर कौन सी ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं वो हम समझेंगे। पर वर्टिब्रेट्स के लिवर में, इवन ह्यूमन बींग्स की बात करो तो ह्यूमन बींग्स भी वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं। ओके, तो वर्टिब्रेट्स के लिवर में ये क्या करते हैं, ड्रग्स या फिर कोई पॉइजन अगर लिवर में जाके इकट्ठा हो रहा है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करते हैं। तो इतने सारे फंक्शंस होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ऑलराइट, नेटवर्क सिस्टम कहा जाता है। नेटवर्क सिस्टम क्यों कहा जाता है, वी हैव स्टडीड अबाउट दैट। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स, and smooth endoplasmic reticulum without ribosomes. Without ribosomes. राइबोसोम्स हम समझ गए, हमने समझा कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जब प्रोटीन बन जाता है तो उसको जो सेल्स होते हैं उसके वेरियस रीजन्स में उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही यूज़ होता है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। उसके बाद उसके फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस में हमने पढ़ा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब ये होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन एंड द लिपिड्स। यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है प्रोटीन, और यहाँ क्या बनता है, फैट्स एंड लिपिड्स। यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्योंकि राइबोसोम्स है यहाँ पे, तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो स्मूथ जो प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो हमने वहाँ पे भी देखा था, फैट्स एंड लिपिड्स बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन और लिपिड, अब ये प्रोटीन की बात करें और लिपिड्स जो होता है ये दोनों किस चीज़ के लिए होते हैं, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में यूज होते हैं। एंड दे आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो यहाँ पर दोनों ये तुम्हारे प्रोटीन एंड लिपिड्स की हेल्प से होता है। चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट हो गया, प्रोटीन बन गए, या फिर कोई भी मटेरियल को साइटोप्लाज्म के डिफरेंट रीजन्स में ट्रांसपोर्ट करना है या फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्ट होना है, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगता भी है देखने में। तो ये बहुत अच्छा चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट होता है।
साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क हमने समझा कि इसके सर्फेस पे बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है. सो दैट इज़ ऑल फॉर द फर्स्ट cell organelle, endoplasmic reticulum. Please like, share, subscribe, and thanks for watching.